Class, this time I am taking my second lecture, and that lecture belongs to chapter number 7, that is windstorms and cyclones. You all know that we were discussing about the air and the speed of the winds, how they are accompanied by the reduced air pressure, and we had also discussed few activities. And today we are going to explain our second activity, and that activity is can you blow and lift. So this is your activity 8.4, and here it is written that hold a strip of paper 20 centimeter long and 3 centimeter wide between your thumb and forefinger as shown in figure 8.5. Now blow over the paper. Sabah thinks that strip will be lifted up. Yasir thinks that strip will be bear down, bent down. सो इसमें आपको बताया है आपने एक पेपर की स्ट्रिप पकड़नी है, और वो स्ट्रिप जो पेपर की होगी वो 20 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए और 3 सेंटीमीटर वाइड होनी चाहिए। उसको आपने अपने थंब और फोर फिंगर के बीच में पकड़ना है, और उसको आपने क्या करना है, पेपर पे ब्लो करना है, पकड़ के उसको पेपर पे ब्लो करना है। अब यहाँ पर जो सबा और यासिर हैं, जो हमारे इमेजिनरी करेक्टर्स हैं, वो ये देख रहे हैं कि स्ट्रिप ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। सबा बोलती है कि ये स्ट्रिप ऊपर जाएगी, और यासिर बोल रहा है ये स्ट्रिप नीचे जाएगी। सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इस एक्टिविटी को जानने की कोशिश करेंगे हम कि इस ऑब्जर्वेशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या थॉट आपके दिमाग में आते हैं। डू यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज्ड विंड प्रेशर इज अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। क्या आप देखते हैं कि जो इंक्रीज प्रेशर के साथ साथ एक रिड्यूस्ड प्रेशर क्रिएट होता है। सो यहाँ पर बोला जब भी हमने ब्लो किया इनटू द माउथ ऑफ बॉटल, द एयर नियर द माउथ हैज़ हायर स्पीड। जब हमने बॉटल के माउथ पर ज़्यादा हमने हवा छोड़ी, तो जो हवा थी, जो एयर थी माउथ पे, वो हायर स्पीड में थी, और जब एयर हायर स्पीड में थी इसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। और जब एयर प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ, और एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज़ हायर देन द नियर द माउथ, यहाँ पर जो एयर प्रेशर जो बॉटल के पास था वो हायर था एज़ कम्पेयर टू द एयर प्रेशर नियर द माउथ। जो बॉटल के अंदर प्रेशर था एयर का वो ज़्यादा था, माउथ से कम था। तो इसकी वजह से जो एयर थी बॉटल के अंदर, उसने बॉल को पुश किया बाहर की तरफ, जो हम पहले एक्टिविटी कर चुके हैं, जो हमने बॉल डाली थी उसके अंदर, बॉटल के माउथ पे फंसाई थी। सो नेक्स्ट है 8.3, यहाँ पर हम ब्लो कर रहे थे बलून्स को। सो वो एक दूसरे के पास आना स्टार्ट हो गए। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो एयर प्रेशर बलून्स के अंदर थी वो रिड्यूस थी, और जो बाहर एयर प्रेशर थी वो ज़्यादा थी, जिसने उसको पुश किया, और वो दोनों बलून्स एक दूसरे के पास आए। तो मैं एक्टिविटीज़ के आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ, कौन सी एक्टिविटी कौन सी वाली थी। तो ये एक एक्टिविटी थी, मैं पॉइंटर से आपको बता देता हूँ। ये एक एक्टिविटी थी जिसमें जब आप ब्लो करते हो हवा को, तो वो बलून्स क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। और ये वो एक्टिविटी थी जिसमें आप पुश कर रहे थे उस बॉल को उसके अंदर, लेकिन वो पुश करने की जगह वो बॉल बाहर आ जाती है। सो लास्ट एक्टिविटी जो है वो आपने देखी कि जब भी आप पेपर स्ट्रिप को ब्लो करते हो, इट वेंट अपवर्ड, वो अपवर्ड गई। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि जो एयर प्रेशर है, दिस कुड हैपन एंड दिस कुड हैपन, ये ऐसा इसीलिए हुआ इफ़ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप। तो अगर ब्लोइंग से जो पेपर होगा वो रिड्यूस कर देगा एयर प्रेशर को स्ट्रिप के ऊपर, तो क्या होगा। तो ये इसी वजह से जो एयर प्रेशर था वो पीछे ज़्यादा था, ऊपर थोड़ा सा कम था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एयर प्रेशर लो से हाई प्रेशर में मूव करना स्टार्ट हो गया। सॉरी, इस एक्टिविटी में क्या हुआ है कि इसमें आप देख रहे हो कि जब आपने ब्लो किया पेपर स्ट्रिप को तो वो ऊपर गई, ठीक है। अगेन दिस कुड हैपन, और ऐसा दोबारा इसीलिए होता इफ़ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप। इसकी वजह से क्या हो गया, जो एयर प्रेशर था स्ट्रिप के ऊपर वो रिड्यूस हो गया ज़्यादा प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो इंक्रीज्ड विंड स्पीड होती है इज़ अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। तो जब भी स्पीड बढ़ती है एयर की, तो उसकी वजह से एयर का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तो अब आपको बोला कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ हाई स्पीड विंड्स ब्लू ओवर द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स। आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या होगा अगर हाई स्पीड विंड्स, जो हाई स्पीड विंड्स होती हैं वो क्या करेंगी, ब्लू नियर द रूफ ऑफ द बिल्डिंग्स, अगर वो बिल्डिंग्स की रूफ पे ब्लो कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर हमारी रूफ्स वीक हैं, ठीक है, वो रूफ्स वीक हैं, दे कुड बी लिफ्टेड, वो क्या हो जाएंगी, उठ जाएंगी और ब्लो हो जाएंगी।
इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आपके साथ कोई एक्सपीरियंस है तो आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो। तो यहाँ पर जो रूफ है वो वीक होती हैं, वो लिफ्ट हो सकती हैं और उड़ भी सकती हैं। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस्ड। हम ये जानेंगे आज कि विंड्स कैसे बनती हैं, किस तरह से वो बारिश लाती हैं और वो क्यों डिस्ट्रक्टिव होती हैं। सो हम ऑलरेडी जानते हैं जब भी हवा मोशन में होती है उसको हम विंड बोलते हैं, और विंड मूव करती है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई टू लो रीजन। ठीक है, तो एयर जो भी होती है वो मूव करती है हाई प्रेशर से उस रीजन पे जहाँ पे एयर का प्रेशर कैसा होता है, लो। ठीक है, तो जो ग्रेटर डिफरेंस होता है एयर प्रेशर का, और आपको बोला द ग्रेटर डिफरेंस इन द प्रेशर द फास्टर द एयर मूव। अब जितना ज़्यादा आपका डिफरेंस होगा एयर प्रेशर का उतनी तेज़ हवा मूव करेगी। पर अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि किस तरह से जो प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं नेचर में। सो इज़ द डिफरेंस इन नेचर इन्वॉल्व, क्या ये डिफरेंस टेम्परेचर की वजह से होता है? तो ये एक्टिविटीज़ अब यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो इस एक्टिविटी में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। द बलून टाइड ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब। आपने एक ट्यूब ले ली जो बॉइलिंग ट्यूब के अपने ऊपर रखी, तो बलून आपने टाई कर दिया। बलून इमर्स्ड इन हॉट वाटर। ठीक है, अब बलून को आपने इमर्स कर दिया हॉट वाटर में। जो बलून ट्यूब थी वो आपने इमर्स कर दी हॉट वाटर में। बलून ट्यूब इमर्स इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में होगी तो वो क्या है, कोल्ड वाटर में आप देख रहे हो वो बिल्कुल बंद हो गई है। तो जब आपने उसको सिर्फ टाई किया बॉइलिंग ट्यूब में, ठीक है, नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब में आपने रखा, फिर आपने उसको और देख रहे हो वो जैसी है वैसी है। उसके बाद जब आपने हॉट वाटर में डाल दिया तो वो ब्लो करना स्टार्ट हो गई है, मतलब बलून यहाँ फूल रहा है। और थर्ड में क्या है, जब भी आपने आइस कोल्ड में डाला तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बंद हो गया। ठीक है, तो ये होती है। अब यहाँ पर है एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। जो एयर होती है वो एक्सपैंड होती है हीटिंग में। तो इस केस में आपने क्या करना है, एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है। ठीक है, स्ट्रेच अ बॉइलिंग ट्यूब टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब। आपने बॉइलिंग ट्यूब लेने के बाद उसको स्ट्रेच करना है बॉइलिंग ट्यूब को टाइटली। ठीक है, टाइटली आपने उसको स्ट्रेच करना है नेक ऑफ द ट्यूब के ऊपर। ठीक है, नेक ऑफ द ट्यूब के ऊपर आपने उसको क्या करना है, अच्छे से स्ट्रेच करना है। यू कैन यूज़ अ टेप टू मेक इट टाइट। आप चाहो तो टेप यूज़ कर सकते हो ताकि वो टाइट बन जाए। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, पोर सम हॉट वाटर इन द बीकर। अब आपने जो थोड़ा गर्म पानी जो होगा वो बीकर में डालना है। इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब इनटू द बलून इन द हॉट वाटर। आपने गर्म पानी में उस बॉइलिंग ट्यूब को डाल देना है। 2-3 मिनट्स में आप देखोगे उसकी शेप में, बलून की शेप में एक चेंज आ रहा है। टेक द ट्यूब आउट। आपने ट्यूब को बाहर निकालना है। ठीक है, और उसको ठंडे होने देना है रूम टेम्परेचर पे, और आइस कोल्ड पानी में उसको डाल के रख देना है। प्लेस ट्यूब विद द बलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2 to 3 मिनट्स। आपने कोल्ड वाटर में उसको 2 से 3 मिनट तक रखना है। ठीक है, आइस कोल्ड वाटर में उसको, उस ट्यूब को 2 से 3 मिनट रखना है और आपने चेंजेस को ऑब्जर्व करना है। सो क्या है, जो बॉइलिंग, जो बलून को डिफ्लेट कर रहा है, डिफ्लेट का मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन वाटर। जो बॉइलिंग ट्यूब को आपने प्लेस किया वाटर में। वॉट वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। तो क्या आपको एयर के एक्सपेंशन के बारे में पता चला? कैन यू नाउ स्टेट दैट व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट कूल्स डाउन। तो क्या हुआ बॉइलिंग वाटर को जब वो कूल हो गया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये एक्टिविटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसको हम अब जानेंगे। इन सभी की जो ऑब्जर्वेशन होंगी वो इसके एंड में होगी, जिसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको बोला आपने 2 पेपर बैग्स लेने हैं और एम्प्टी पेपर कप्स। ठीक है, जो आप पेपर कप्स लोगे जो खाली हो गए होंगे सेम साइज़ के, आपने उनको बैग्स में, आपने उनको हैंग कर देना है इन्वर्टेड पोजीशन में, दोनों एंड्स में, कोई भी वुडन स्टिक में। तो आपने क्या करना है, टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक। आपने एक थ्रेड को स्टिक पे बांध देना है जो बैलेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, मिडल में। तो समझ ही गए होंगे आप, यहाँ पे आपको 2 पेपर बैग्स लेने हैं। पेपर बैग्स यहाँ पर जो लिए हुए हैं, एक पेपर बैग ये है और एक पेपर बैग ये है। इसको एक स्टिक से लिया हुआ है, इसको बांधा हुआ है इसके साथ, और यहाँ पे मिडल में यहाँ पर इसको इस तरह से बांधा हुआ है ऊपर। ठीक है, और टाई थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक। होल्ड द स्टिक बाय थ्रेड एज इन द बैलेंस। बैलेंस की तरह आपने इसको बांध के रखना है।
नाउ पुट अ बर्निंग कैंडल वन ऑफ द बैग्स इज शोन इन द फिगर। आपने एक बर्निंग कैंडल को एक बैग के पास रखना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, व्हाई इज द बैलेंस ऑफ द बैग डिस्टर्ब। क्यों जो बैलेंस था बैग का वो डिस्टर्ब हो गया। ये एक्टिविटी इंडिकेट करती है कि वार्म एयर क्या करती है, राइज करती है ऊपर। एज द वार्म एयर राइजेज अप इट पुशेज द बैग अबव द कैंडल। अब जैसे वार्म एयर, जो हवा वहाँ पर ठंडी हवा थी वो गर्म हुई, उसने उस बैग को ऊपर ले लिया और इसकी वजह से बैलेंस बिगड़ गया। कैसे बिगड़ा वो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर ये राइज कर गया। डज दिस डिस्टर्बेंस ऑफ बैलेंस सजेस्ट दैट वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। क्या इससे आपको पता चला कि वार्म एयर जो होती है वो लाइटर होती है कोल्ड एयर से, ठीक है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक राइज। अब आप बता सकते हो कि भाई स्मोक क्यों राइज करता है ऊपर। सो एक और चीज़ जो इसमें इंटरेस्टिंग हमें यहाँ पर मिल रही है, दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपैंड्स। कभी भी हम कोई चीज़ हीट करते हैं तो हवा एक्सपैंड करती है और ज़्यादा स्पेस को कवर करती है, और जब सेम थिंग ऑक्यूपाई करती है ज़्यादा स्पेस को, वो लाइटर हो जाती है। तो उस वजह से जो वार्म एयर होती है वो लाइटर होती है एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड एयर। ये रीज़न है जिसकी वजह से स्मोक ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये था, ये हमने एक्टिविटीज़ यहाँ पर पढ़ी हुई हैं कि जो हीटिंग से एयर एक्सपैंड करती है और ज़्यादा स्पेस को कवर करती है, उसी तरह से जब वो ज़्यादा स्पेस को कवर करती है वो लाइटर हो जाती है। जो लाइटर होती है इसकी वजह से वार्म एयर हमेशा ऊपर जाती है और वो लाइटर होती है एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड एयर, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे, विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। विंड करंट्स क्यों जनरेट होती हैं, जब हम उनकी अनइवन हीटिंग करते हैं, ठीक है। अनइवन हीटिंग क्या होता है, एक तरफ ज़्यादा हीटिंग हो रही हो, दूसरी तरफ हीटिंग कैसी हो रही हो, कम। सो क्या क्या सिचुएशंस हैं। सो पहला है अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड द पोल्स, ठीक है। इक्वेटर और पोल्स के बीच में अनइवन हीटिंग कैसे होती है, आप ज्योग्राफी के बारे में जानते ही हो, ठीक है। तो जो रीजन क्लोज होता है इक्वेटर के, उसमें मैक्सिमम हीट आती है सन की, ठीक है। और एयर इस रीजन में कैसी होती है, वार्म होती है। तो वार्म एयर जब राइज करती है तो कूलर एयर रीजन से यहाँ पर 0 से 30 डिग्री लैटीट्यूड तक पहुँच जाती है, ठीक है। तो व्हेन द वार्म एयर राइजेस, अब जब वार्म एयर राइज करती है, द कूलर एयर, जो ठंडी हवा होती है, ठीक है, कहाँ से आती है, फ्रॉम द रीजन टू 0 to 30 डिग्रीज। जो 0 से 30 डिग्री लैटीट्यूड वाली, वो उसके एक साइड आ जाती है इक्वेटर के, वो अंदर की तरफ आ जाती है, मूव्स इन। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टूवर्ड्स द इक्वेटर। ये जो हवाएं होती हैं वो नॉर्थ से साउथ, फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ, वो नॉर्थ और साउथ से ब्लो करती हैं और कहाँ पर जाती हैं, इक्वेटर में। और जब ये पोल्स में होती है तो एयर जो होती है वो कैसी होती है, कोल्डर होती है, ठीक है। जब पोल्स की बात करते हैं, कि इक्वेटर की तो आपने बात कर दी यहाँ पर, कि जो रीजन्स होते हैं जो हमारे इक्वेटर के होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम हीट जाती है, लेकिन जब पोल्स की बात करते हैं वो कोल्डर रीजन होता है। सो इस कंडीशन में जो लैटीट्यूड होता है 60 डिग्री का, वहाँ पर वार्म एयर जो होती है एट दिस लैटीट्यूड वो राइज करती है, और कोल्ड विंड जो पोलर रीजन की होती है वो यहाँ पर अंदर आ जाती है, ठीक है। इस वजह से जो होता है विंड सर्कुलेशन जो होता है वो सेट्स अप फ्रॉम द पोल टू द वार्मर लैटीट्यूड्स, वो पोल से वार्मर लैटीट्यूड्स तक जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आता है, द विंड वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। विंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकती है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ तक। तो ये चेंज इन डायरेक्शन जो होता है ये रोटेशन ऑफ अर्थ में के साथ साथ डील भी करता है। तो जो विंड यहाँ पर फ्लो कर रही होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, या नॉर्थ से साउथ में जा रही होती है या साउथ से नॉर्थ में जा रही होती है, ये जो चेंज इन डायरेक्शन होता है ये रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होता है, ठीक है। सो ये था जो मैंने आपको पोल्स और इक्वेटर का कंसेप्ट, और इसके साथ आप खुद भी रीडिंग करेंगे तो आपको अच्छे समझ आएगा। सो आई होप आपको टॉपिक अच्छे समझ आया, एंड इन केस इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।